हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। जुडिशरी विंग्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये आज आप लोगों का जो वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो बार काउंसिल में आप अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरे हैं, उसका जो इंटरव्यू होना है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्लस जो पूछे जाने वाले हैं आपके इंटरव्यू में, तो वो सारे क्वेश्चन को और उसके आंसर को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप लोग जितने भी लोग कल और परसों 11 और 12 जनवरी को बार काउंसिल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं अलग अलग जोन में, सभी लोग ये वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो ना देखें तो आपका क्वालिफाई भी ना हो, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसने अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उन्होंने फीस घटा के कर दिया था 750 रुपए, तो अब ये टारगेट रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अगर कोई जरा सा भी कोई आंसर नहीं बता पा रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और आपको 4 में से 3 का तो सही आंसर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप उन सब अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करिए जो कल और परसों बार काउंसिल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, जल्दी से पूरा का पूरा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस बार, आपके इंटरव्यू में कैसे पूछे जाएंगे। ड्रेस कोड सबको पता है कि सारे लोग यूनिफॉर्म में जाएंगे, कोई बिना यूनिफॉर्म के नहीं जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को यूनिफॉर्म में पहन के जाना है। बैंड कोई लगा के नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो आप बैंड लगाते हैं कोर्ट में, वो बैंड लगा के नहीं जाना है, आप नॉर्मल टाई लगा के जाइएगा, ठीक है। बचिएगा इन सब चीजों से। चलिए तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इन्फोर्समेंट पूछा गया है कि आपको किसका किसका इन्फोर्समेंट बताना है। इन्फोर्समेंट डेट मतलब कि कौन कौन से कानून, जो इंपॉर्टेंट कानून है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जो विधि है उसमें जितनी इंपॉर्टेंट विधियां हैं उन सब की इन्फोर्समेंट डेट क्या क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इसको रट लीजिए, कॉपी किताब में लिख लीजिए, या फिर कैसे भी करके आप याद कर लीजिए। क्वेश्चंस यहां से आ रहा है और जरूर आएगा, ठीक है। चलिए बताइए, सबको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, अर्थात संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो क्या डेट है उसकी? 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये डेट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कमेंट कर कर बताइए कि आप लोग ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो एक्ट है वो आप इंडियन पिनल कोड है, क्या है? आईपीसी है। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पिनल कोड। अब देखिए क्वेश्चन, अभी इंडियन पिनल कोड से अभी भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि बीएनएस लागू हो गया है तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने जो पढ़ा है वो आईपीसी ही पढ़ा है, ठीक है। बीएनएस तो अभी जितने भी लोग फॉर्म भरे होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने तो बीएनएस अभी पढ़ा नहीं होगा। आपने अपने कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आईपीसी पढ़ी होगी। तो क्वेश्चन जो ज्यादा आएंगे वो आईपीसी से आएंगे। साथ ही साथ में आपसे नए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, ये अपेक्षा रखी जाएगी, तो उससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आईपीसी को इग्नोर नहीं करना है, जो पुराने क्रिमिनल लॉज है तीनों, उनको इग्नोर नहीं करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी 1860, ये कब से लागू हुआ है? तो इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है? 1 जनवरी 1862, ठीक है। क्या है? 1 जनवरी 1862 इसके लागू होने की डेट है। दूसरा जो आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बताइए ये कब से लागू हुआ था? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए ये कब लागू हुआ था। तो इसके जो लागू होने के डेट थी वो 1 सितंबर 1872 थी, ठीक है। क्या थी? 1 सितंबर 1872 है। तो जल्दी से कमेंट कर कर बताइए आप लोग कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की लागू होने की डेट क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। चलिए, आप लोग नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूं। इसके जो लागू होने की डेट थी 1 अप्रैल 1900
1974। नीचे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1974। अब बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। इस सेशन को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी इंटरव्यू कल ही है। और प्रयास करेंगे आप सभी कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने उन सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, फुल फॉर्म आप सभी से पूछा जाएगा। क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूसीसी। बहुत ही चर्चा में रहा है अभी, और अभी उत्तराखंड पहला गोवा में लागू है, बट उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर यूसीसी लागू हो जाएगा। ठीक है, बट बताइए यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर कर बताइए। बहुत चर्चा में रहा है, तो 100% चांस है कि यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि आप विधि के छात्र हैं, आप कहीं ना कहीं वकील हैं या कहीं ना कहीं जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको इन प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक स्पेशल, आपके पास पावर है। चलिए बताइए, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूसीसी का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात समान, इसका हिंदी भी देख लीजिए, समान नागरिक संहिता। ठीक है, क्या है इसका आंसर? समान नागरिक संहिता, इसका फुल फॉर्म हो गया। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसका संविधान में, क्या भारतीय संविधान में कहीं इसकी बात या इसका उल्लेख किया गया है? आप लोग बताइए, क्या यूसीसी का कहीं पर उल्लेख किया गया है इस भारतीय संविधान में? बिल्कुल किया गया है। अगर आप लोग संविधान का आर्टिकल क्या पढ़ेंगे, 44 पढ़ेंगे, तो वहां पर सीधे सीधे किसका बात किया गया है? यूसीसी की बात की गई है, अर्थात समान नागरिक संहिता की बात की गई है। जो डीपीएसपी का पार्ट है, अर्थात जो भाग 4 है संविधान का, उसमें किसकी बात की गई है? यूसीसी की बात की गई है, समान नागरिक संहिता की, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का क्या करे? निर्माण करे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो भारत की सरकारें रही हैं पिछले 79 साल से, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं। 79 साल से अभी उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये जनता की हित की बात है, और ये संविधान में, मूल संविधान में इसकी बात की गई थी। बाकी जितने भी सेकुलर, सोशलिज्म, ये जितने भी शब्द जो जोड़े गए थे, ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे संविधान में। ठीक है, जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था, तो ये सेकुलरिज्म, ये सारी चीजें, ये जो शब्द जोड़े गए थे संविधान में, ये कब जोड़ा गया था? जब भारत में आपातकाल था, जब संसद में एक ही पार्टी का क्या होता था? वर्चस्व होता था। लेकिन अभी जो चीज होनी चाहिए थी, जो चीज लागू होनी चाहिए थी, अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसकी बात मूल संविधान में की गई है। तो क्या है? इसीलिए यह चर्चा का भी विषय है। तो यूसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। इसका संविधान में कहां पे प्रावधान है? अनुच्छेद 44 में है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि अगर जो समान नागरिक संहिता है, क्या इसको भारत में लागू करना उचित है, तो आप ये कहेंगे, देखिए आपको कोई अदर या बीच का रास्ता नहीं लेना है। बीच का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और कभी कभी नहीं खतरनाक होता है, लेकिन जब हमारे संविधान में ये चीज लिखा हुआ है तो आप बीच का रास्ता नहीं ले सकते। आपको सीधे सीधे आंसर करना होगा कि यस सर, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, तो ये राज्यों का कर्तव्य है या दायित्व है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करें। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और जब भी आप आंसर करेंगे, जो आपके सामने 4 मेंबर बैठे होंगे, उनसे आई कांटेक्ट बना के रखिएगा, हमेशा घूरना नहीं है, एक सॉफ्ट नजर से उनको देखिएगा। जितने मेंबर होंगे सबको ग्रीट करिएगा। आप एंटर करेंगे तो सबसे ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग या नमस्ते या जो भी आप कह सकते हैं, ग्रीट करिएगा। और उसके बाद जो प्रश्न पूछेंगे आप उनसे आई कांटेक्ट जरूर बनाइएगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान में
कहां पर यूसीसी का प्रावधान है, तो आप पता लगे पंखा देख रहे हैं या आप बगल में जो घड़ी लगी है उसको देख रहे हैं, उसको नहीं देखना है। जो मेंबर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे भी आई कांटेक्ट करना है, साथ ही में जो आप 3 लोग और बैठे रहेंगे उनसे भी आई कांटेक्ट बना के रखना है और एक स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे। अब ऐसा नहीं कि 3200 दांत दिखा देना है, ऐसा नहीं। आपको प्यार से, जैसे आप स्माइल करते हैं, जैसे आप किसी लड़की को देख के स्माइल करते हैं, किसी लड़के को देख के स्माइल करते हैं जो आपको पसंद आ जाता है, वैसे ही आपको देख के स्माइल करना है, बट एक लहजा, मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। कॉन्फिडेंस रखिएगा, कॉन्फिडेंस अगर लूज करेंगे तो आपसे आंसर गलत होगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन का ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर एंड एनसीआर एंड डिफरेंस। पूछा जा सकता है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है ना, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को पता होगा। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि जो एफआईआर है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या हो गया। जैसे हम लोग अभी सीआरपीसी जब पढ़ रहे थे उत्तर राजस्थान एपीयू के लिए, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप सीआरपीसी में देखेंगे, सीआरपीसी में इसका प्रावधान कहां पर है, तो सेक्शन 154 में इसका प्रावधान है, ठीक है। एफआईआर क्या होती है, ये आपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। अर्थात जब भी कोई आपराधिक घटना होती है और जब आप पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में आप जब जाते हैं, पुलिस को उस घटना के बारे में बताते हैं और वो जब रिपोर्ट दर्ज करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एफआईआर बोलते हैं। दूसरा शब्द क्या है आपका, एनसीआर है, ठीक है। चलिए एक बार इसको, इतना समझ में आ गया, मिटा दें इसको, फिर एनसीआर की बात करें। बताइए, एनसीआर की बात कर लेते हैं। एनसीआर क्या होता है, अब एनसीआर देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ एनसीआर देख लेते हैं, एनसीआर क्या होता है, ठीक है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अर्थात ऐसी रिपोर्ट जो नॉन कॉग्निजेबल मामलों में दर्ज की जाती है। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, असंज्ञेय अपराध, मतलब उनकी प्रकृति क्या होती है, छोटी होती है। अर्थात ऐसे अपराध जिनमें 2 साल से कम की सजा होती है, ठीक है, उन मामलों को क्या कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा जाता है। और इसकी जो सूचना होती है इसको क्या कहा जाता है, एनसीआर कहा जाता है। तो पुलिस वाले इसको सीआरपीसी के किस सेक्शन में रजिस्टर करते हैं, सीआरपीसी का सेक्शन 155 हो गया, और बीएनएसएस का सेक्शन कितना हो, ये भी पूछा जाएगा आपसे, पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया है, जो अभी दिसंबर में हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और फिर से ये पूछा जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत ही अंदर से नहीं आएंगे, ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना है, बस आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए इतना ही सफिशियंट है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी जिनका भी प्रयागराज में इंटरव्यू होगा, हम लोग 11 और 12 को वहां पर मौजूद रहेंगे, वहां पर मिलेंगे, हर व्यक्ति से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, सबसे मिलेंगे भी, ठीक है। तो जितने भी लोग प्रयागराज में आएंगे इंटरव्यू देने, हमसे मिलकर जरूर जाइएगा, सब लोग चाय पियेंगे बैठ के, ठीक है। चलिए, टोटल सेक्शंस इन बीएनएसएस एंड बीएसए, अर्थात कितने सेक्शन है बीएनएस में कितने सेक्शन है टोटल, बताइए। 31 हैं, कितने हैं बीएनएसएस में, कितने सेक्शन है, 531 सेक्शन है। और इसमें कितने हैं, अब बीएसए में कितने सेक्शन है, 170 है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल सेक्शन बीएनएस में कितना है, 531 सेक्शन है टोटल, और जो बीएसए है उसमें कुल कितने सेक्शन है, 170 सेक्शन है, ठीक है। चलिए, अब टोटल चैप्टर इन बीएनएस एंड बीएनएसएस एंड बीएसए, तो बताइए बीएनएस में कुल कितने चैप्टर हैं,
बीएनएस में कुल 20 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बीएनएस में कुल कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। और बीएनएसएस में कितने चैप्टर हैं? 39 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बीएनएसएस में? 39। और बीएसए में कुल कितने चैप्टर हैं बताइए? 10, 11, 12, 13। कितना ऑप्शन सही है? जो 12 है वो सही है। ठीक है, चलिए। तो टोटल सेक्शन इन बीएनएस 558, टोटल सेक्शन इन बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531, टोटल सेक्शन इन बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कितने हो गए? 170 हो गए। टोटल चैप्टर इन बीएनएस 20 हो गए। बीएनएस में कुल कितने चैप्टर हो गए? 20 हो गए। पहले आईपीसी में 23 हुआ करते थे। बीएनएसएस में कितने कितने चैप्टर हो गए? 39। पहले इसमें कितने होते थे? 30 कितने? 36, 37, 38, 39, 37 होते थे। चलिए, बीएसए में कुल कितने चैप्टर हैं? 12 है। इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने हुआ करते थे? 11 हुआ करते थे। यहां पर एक चैप्टर बढ़ गया है। यहां पर बीएनएस में 3 चैप्टर कम हो गए हैं। और बीएनएसएस में कितने चैप्टर बढ़ गए हैं? 2 चैप्टर बढ़ गए हैं। चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आप लोगों से मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही आपको क्वालिफाई कराएंगे। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो गौरव सिंह का केस था उसमें फिर से गई है अपील करने, फिर से अपील की है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो अभी 750 रुपया हो गया है, इसको बढ़ा के 25,000 कर देगी। ठीक है, तो आप इसी बार क्वालिफाई कर ले जाइए ताकि आपको फिर से 25,000 ना देना पड़े। समझिए बात को, इसीलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसा तो आएगा जाएगा, पैसा तो क्या है, हाथ का मैल है, लेकिन आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। अर्थात अगर आप हाईकोर्ट के जज बनने के लिए एलिवेट होंगे तो आप 1 साल आपका कम हो जाएगा। या आप अगर किसी कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा तो एक्सपीरियंस आपका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के बार काउंसिल में आपके रजिस्ट्रेशन के दिन से वो एक्सपीरियंस गिना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका एक एक साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो अगली बार देंगे। भाई आप 1 साल पीछे हो जाएंगे, सबसे पता चलेगा कि आपका जूनियर जज बन गया है और अभी आप एलिवेट ही नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करता है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस मर्डर। बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जो मर्डर की बात करता है? बताइए, बीएनएस की कौन सी वो धारा है जो किसकी बात करता है? मर्डर की बात करता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, बताइए बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जो मर्डर की बात करता है? भाई सेक्शन 101 है। ठीक है, कितना सेक्शन है? 101 है। ठीक है, दूसरा क्या है? हु अपॉइंट्स टू द जज। कहां पर? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। बताइए। अरे ऑप्शन नहीं देंगे वहां पे, फिर भी आप लोग गेस मारिए, मारिए गेस, क्या होगा इसका सही आंसर? टाइम लीजिए थोड़ा, प्यार से ध्यान से बताइए। जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? इतना देर मत लगाइए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं अर्थात जो उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सेक्शंस एंड ऑर्डर्स इन सीपीसी। हाउ मेनी सेक्शंस इन सीपीसी एंड ऑर्डर्स भी पूछा है ना? अच्छा ऑर्डर्स पूछा है, सॉरी, हाँ सेक्शंस। तो टोटल सीपीसी में कुल कितने सेक्शन है बताइए आप लोग? सीपीसी में कुल कितने सेक्शन है भाई? 158 सेक्शन है। ठीक है, सीपीसी में कुल कितने सेक्शन है? 158 है। और ऑर्डर कितने हैं? 51 ऑर्डर हैं। दिख रहा है ना आप सभी को? ये दिख रहा है ना? ऑर्डर कितने हैं? 51। और सेक्शन कितने हैं? 158 है। दूसरा क्वेश्चन है,
प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। आने के चांसेस कम है बट आएगा, आ सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये एक महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको ऐसे याद रखिए, जैसा कि शब्द से ज्ञात है कि कोई तथ्य क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, प्रूव कर दिया गया है। दूसरा क्या है, डिस्प्रूव्ड है, अर्थात वो डिस्प्रूव हो गया है, मतलब कोर्ट के समक्ष में प्रस्तुत हुआ और वो डिस्प्रूव हो गया। तीसरा है नॉट प्रूव्ड, अभी तक वो तथ्य न्यायालय के सामने आया ही नहीं, अभी नॉट प्रूव्ड है, अभी कुछ नहीं है, अभी मामला चल रहा है और कोई तथ्य आया है, अभी उस पर न्यायालय ने ना तो प्रूव्ड का किया है ना डिस्प्रूव्ड किया है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो नॉट प्रूव्ड हो गया। बेसिक सा रखिए, बाकी जब अंदर पढ़ेंगे तो और भी चीजें, बट आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप तुरंत आंसर दे पाए। आपको ऐसे तैयार होके जाना है कि आप तुरंत आंसर कर पाए, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिट्स। हाँ ये है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइप्स ऑफ रिट्स। कितने होते हैं, कौन कौन से रिट्स होते हैं ये बताइए। जो पहली रिट होती है क्या होती है, हाइबियस कार्पस की होती है। हाइबियस कार्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की होती है। ठीक है, इसकी बात कहां पर की गई है बताइए, कहां पर की गई थी ये जो रिट की बात की गई है, इन सारे रिटों की बात की कहां पर की गई है, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है उसमें ये पांचों रिटों की बात की गई है। ठीक है, तो जिसमें से 5 रिट होती हैं, एक हो गया आपका हैबियस कार्पस, दूसरा हो गया मैंडमस या जिसको परमादेश बोलते हैं, तीसरा हो गया सेरिटरी, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। चौथा क्या हो गया, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं, प्रतिबंध या प्रतिषेध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध बोलते हैं। चौथा क्या हो गया, क्यो वारंटो, अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये 5 तरीके की रिट होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 5 तरीके की रिट होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसको वो कई दिनों से गायब है, तो उसके लिए कौन सी रिट दायर की जाती है, हाई कोर्ट में कौन सी रिट दायर की जाती है, हैबियस कॉर्पस की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात होती है। चलिए इन विच केस यहां पर मिसप्रिंट है थोड़ा। ठीक है, इन विच केस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंडेड, जो भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहां से आई थी, किस केस से आया था, वो भारतीय लोकतंत्र कह सकते हैं या भारतीय इतिहास में या भारतीय संविधान के इतिहास में वो कौन सा ऐसा केस आया था जिसमें किसको डिफाइन किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर भी नाम की कोई चीज होती है जो जिसपे संविधान क्या है, टिका हुआ है। बताइए कौन सा था केस वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भाई। केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था या जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थीम थी, उसको क्या किया गया था, पर्दे से निकाला गया था, खोला गया था, पर्दा हटाया गया था। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। कौन सा, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395 है, 395 कुल अनुच्छेद हैं
भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ध्यान में रखिएगा एकदम। और कितने भाग में डिवाइडेड है? 22 भाग में डिवाइड है संविधान, है ना, चैप्टर में नहीं है, ये भाग में है। तो 22 भाग और 395 सेक्शंस हैं। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर 450 ज्यादा, सॉरी सेक्शन नहीं, आर्टिकल, क्षमा चाहता हूं। जो भारतीय संविधान में जो नंबर दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल। तो कुल कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल या अनुच्छेद हैं। और कुल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 22 पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा, अब कुछ लोग ये मत बोलिएगा कि भैया 450 अनुच्छेद है। 450 अनुच्छेद नहीं है, 395 अनुच्छेद हैं। उस जैसे कुछ अनुच्छेद हैं कि ए बी करके कर दिया गया है, उसको भी अगर आप गिनेंगे तो फिर वो 400 प्लस चले जाते हैं। बट जो जो आखिरी आर्टिकल है आपका वो क्या है? 395 है। अर्थात भारतीय संविधान में 1 से लेके 395 आर्टिकल हैं और 395 के बाद कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो कुल कितने आर्टिकल हैं या अनुच्छेद है? 395। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग वहां पे मिलिएगा, बार काउंसिल के बाहर, वहीं पे चाय पिया जाएगा। जो भी दिक्कत रहेगी सब हम लोग समझेंगे, बैठ के बात करेंगे, है ना। आप लोगों के अंदर अगर कोई डाउट है तो आप जाइए टेलीग्राम, जुडिशरी विंग्स टेलीग्राम पर जाइए और क्या सर्च करिए? जुडिशरी विंग्स, जुडिशरी विंग्स का जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर आपको बहुत सी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जाइए, वहां पर अपनी बात रखिए। वहां पे हम लोग सबको आंसर करते हैं, सबसे बात करेंगे, ठीक है। और अगर किसी चीज को और कुछ भी पूछना है, पर्सनली मिलके पूछना है, तो हम लोग कल भी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, परसों भी उपलब्ध रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे, है ना, अपने सभी साथियों के साथ में रहेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए, सब मिलेंगे वहां पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो ऑफिस है प्रयागराज में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हत्या का प्रावधान बीएनएस में कहां किया गया? अभी हम लोग खैर पढ़ चुके हैं, बट इसका आंसर फिर से एक बार होना चाहिए। हत्या का प्रावधान कहां है बीएनएस में? बताइए। सेक्शन 101 है, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीएनएसएस में एफआईआर, है ना, सीआरपीसी में एफआईआर का जो प्रावधान है वो सेक्शन 154 में है, ठीक है। बट बीएनएसएस में कहां पर है? वो सेक्शन 175 पड़ जाता है। अब अगर आप लोग एफआईआर पढ़ रहे हैं तो साथ में एनसीआर को फिर से क्या कर लीजिए? रिवाइज कर लीजिए। एफआईआर कितने में है? सीआरपीसी में 154 में। हाँ, देखते हैं। आतंकवादी कृत्य बीएनएस में, ये भारतीय जो दंड विधि है या बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें पहली बार किसका प्रावधान किया गया है? आतंकवादी कृत्य की बात की गई है। ये पूछा जाएगा क्योंकि ये जो अपराध था ये आईपीसी में मेंशन नहीं था। ये पहली बार भारतीय न्याय संहिता में मेंशन किया गया है कि आतंकवादी कृत्य किस सेक्शन में है। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कि किस में है? सेक्शन 113 में दिया गया है। तो जो आतंकवादी कृत्य है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 113 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए भैया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मूल अधिकार कुल कितने हैं? कुल कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए आप लोगों को? ऐसे कैसे चलेगा मेरे बाबू? हाँ, कैसे चलेगा हो? चलिए, कुल कितनी संख्या है बताइए? 7 है कि 6 है? भैया 6 है। मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने मूल अधिकार थे? 7 होते थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक मूल अधिकार जो संपत्ति का मूल अधिकार होता था
उसको हटा दिया गया, उसको अब कहां पर रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब वो एक क्या है, एक वैधानिक अधिकार रह गया है। जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो अब एक क्या हो गया, वैधानिक अधिकार रह गया है। लेकिन अब जो कुल कितने मूल अधिकार हैं, कितने हैं, 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो अब 7 में से एक गया, बचा 6। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है चोरी। चोरी का प्रावधान बीएनएस में कहां है, बीएनएस में चोरी का प्रावधान कहां है। तो जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 303, किसका पढ़ेंगे, बीएनएस का सेक्शन, जब आप 303 पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पर चोरी की बात मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीसी में कहां पर है चोरी, बताइए, अब पूछा भी जा सकता है ना भाई, दोनों लॉ है तो पूछा जा सकता है। क्योंकि आप अभी तक पढ़े क्या थे, आईपीसी पढ़े थे। अब अचानक से ये बम फोड़ दिया गया आपके सर पे, है ना ये, लेकिन ये बम फोड़ना जरूरी भी था क्योंकि हम लोग नया कुछ पढ़ना था तो नया मिल गया है। तो बताइए आईपीसी में चोरी कहां पर है, यहां पर मैं लिख देता हूं नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आईपीसी बताइए, आप लोग पढ़ के आए भाई, ऐसे ही आप बैठे हैं, अब अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 1860 में चोरी का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, बताइए। तो आप एकदम आंख मिला के आराम से बोलेंगे कि सर सेक्शन 378 अर्थात 378 में चोरी का प्रावधान किया गया है या चोरी का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, बस ऐसे ही बोलना है। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आप थैंक यू बोल के आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू बोलना मत बोलिएगा। जब आप घुसेंगे तो आप गुड मॉर्निंग, दोपहर में है, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोल के आप प्रवेश करिएगा, खड़े रहिएगा। आपसे जब बैठने के लिए बोला जाएगा तब आप बैठिएगा। ऐसे नहीं कि गए और लप से कुर्सी उठा के बैठ गए, नहीं। आप देखिए वकील हैं, लेकिन क्या है, वो आपकी सुपीरियर संस्था है जो आपके बारे में सोचती है। ठीक है, तो आप जाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे उनको। अगर आप नहीं रिस्पेक्ट देंगे आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर आप अगले साल 25,000 रुपए देंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखेंगे। चोरी का प्रावधान क्या हो गया 303 में, और आईपीसी में कहां पर हो गया, 378 में हो गया। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा सेशन। ये वीडियो आप सभी उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो लोग अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भरे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए उनका इंटरव्यू आ गया है, उन सब तक पहुंचा दीजिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए बना हुआ है। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। हमसे प्रश्न पूछिएगा, कमेंट में आप लोग पूछिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से जल्दी।